गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम भारतीय इतिहास के दूसरे अध्याय को शुरू करने जा रहे हैं और दूसरे अध्याय को हम पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हमने दूसरे अध्याय में जो 5 यूनिट्स है, 5 बिंदु है, उनके बारे में बात की थी और दूसरे यूनिट का आज हम पहला बिंदु उसके बारे में बात करेंगे। और वो जो हमारा पहला बिंदु है मौर्य साम्राज्य, हमारे पाठ्यक्रम में जो दूसरा यूनिट स्वर्णिम भारत है उसमें पहला जो बिंदु है वो है मौर्य साम्राज्य। जब हम मौर्य साम्राज्य की बात करते हैं तो हमारे यहाँ पाठ्यक्रम में जो दे रखा है, सबसे पहले पृष्ठभूमि या परिचय दे रखा है। पृष्ठभूमि या परिचय, जिसमें मौर्य साम्राज्य के जानकारी के स्रोतों की बात की गई है। जानकारी के स्रोत, और मौर्य साम्राज्य की जानकारी के स्रोत हम पढ़ चुके हैं। भारतीय इतिहास के साहित्य स्रोतों को हम पढ़ चुके हैं और भारतीय इतिहास के साहित्य स्रोतों में संस्कृत साहित्य और विदेशी साहित्य स्रोत जो पढ़े हैं वो मौर्य साम्राज्य की जानकारी के महत्वपूर्ण स्रोत है। उसमें से आता है कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कौटिल्य ये विष्णुगुप्त चाणक्य का अर्थशास्त्र, विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षस, तमिल ग्रंथ, कुछ तमिल ग्रंथ है, तमिल ग्रंथ जिसमें एहनानुर, मोरनानुर, अत्तीय नायर, इस तरह के तमिल ग्रंथ भी जानकारी के स्रोत है। बौद्ध ग्रंथ भी है। बौद्ध ग्रंथ में महावंश टीका, बुद्ध चरित्र, भद्रबाहु चरित्र, और जैन ग्रंथ में, जैन साहित्य में परिशिष्ट पर्व, और मैगस्थनीज की इंडिका बुक्स, ये मौर्य साम्राज्य की जानकारी के महत्वपूर्ण स्रोतों में माना जाता है। तो हम जो साहित्य स्रोत पढ़े थे, संस्कृत साहित्य, हालांकि ये संस्कृत साहित्य गुप्त काल में चंद्रगुप्त द्वितीय के समय लिखे गए, लेकिन इन संस्कृत साहित्यों में मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है। अभिलेख की यदि हम बात करें परीक्षा की दृष्टि से कि मौर्य साम्राज्य की जानकारी के स्रोतों में अभिलेख स्रोत कौन से हैं, तो जूनागढ़ का अभिलेख पहला स्रोत है। जूनागढ़ का अभिलेख एक ऐसा पहला स्रोत है जिसमें मौर्य साम्राज्य की जानकारी, अभिलेखीय जानकारी मिलती है। परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है कि मौर्य साम्राज्य की पहली जानकारी अभिलेखीय स्रोत में कहाँ मिलती है, तो जूनागढ़ के अभिलेख में मिलती है। तो ये मौर्य साम्राज्य की जानकारी के एक कोई छोटा सवाल पुस्तक का पूछ सकते हैं, वो है। अब हम बात करते हैं मौर्य साम्राज्य में, हमारे पाठ्यक्रम में है सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य के परिचय की जब हम बात करते हैं तो उल्लेख आता है महावंश टीका में, बौद्ध ग्रंथ महावंश टीका में लिखा गया है कि विष्णुगुप्त चाणक्य कौटिल्य ने पाटलिपुत्र यानी कुसुमपुर, पाटलिपुत्र जिसे प्राचीन नाम कुसुमपुर है, कुसुमपुर में कौटिल्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को 1000 कारसापण में खरीदा था। यानी चंद्रगुप्त मौर्य की योग्यता को देख करके कौटिल्य बुद्धिशील शिक्षक थे और उन्होंने एक योग्य शासक की आवश्यकता उस समय थी, क्योंकि नंद वंश के शासक
घनानंद आततायी और क्रूर शासन चला रहे थे और विलासी जीवन जी रहे थे। और ऐसी अवस्था में विदेशी शक्तियों ने भारत में प्रवेश करके भारत की जो अखंड सीमाएं हैं उनको तोड़ने का प्रयास किया था। और इस चिंता को लेकर के कौटिल्य एक ऐसे योग्य व्यक्ति की आवश्यकता महसूस कर रहे थे और ऐसे ही चंद्रगुप्त मौर्य को 1000 कारशार्पण में कौटिल्य ने इसे खरीदा, ऐसा महावंश टीका में लिखा है। खरीदने के बाद इनको शिक्षा देने के लिए ले गए तक्षशिला विश्वविद्यालय। तक्षशिला, राजा तक्ष ने तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, जिसे हम पेशावर पाकिस्तान में मानते हैं तक्षशिला विश्वविद्यालय। तो वहाँ ले गए और वहाँ ले जाने के बाद 8 वर्ष तक उन्हें शिक्षा दी, उन्हें प्रशिक्षित किया और उन्हें एक योग्य शासक के रूप में, एक योग्य योद्धा के रूप में तैयार किया। फिर ऐसा मानते हैं इतिहासकार कि कुछ समय के लिए इस समय जो फिलिप, जो सिकंदर के पिता थे, फिलिप पंजाब के क्षेत्र में प्रवेश किया था और फिलिप ने सिकंदर को सेनापति के रूप में उतारा था। और उसी समय एक बार शासक बनने से पहले चंद्रगुप्त मौर्य की उनसे, सिकंदर से भेंट हुई थी और उसके बाद चंद्रगुप्त ने उनको प्रभावित किया। उसके बाद वह उनसे भाग करके सुरक्षित होने के लिए चले आए, ऐसा भी इतिहासकार मानते हैं। तो महावंश टीका लिखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य को कौटिल्य ने पाटलिपुत्र से प्राप्त किया और उसके बाद तक्षशिला विश्वविद्यालय में प्रशिक्षित किया। पहला स्रोत यह है। दूसरा स्रोत एक और है, बोध ग्रंथ मिलिन पन्हो, जिसकी हम बात कर चुके हैं। मिलिन पन्हो बौद्ध भिक्षु नागसेन और मिनांडर की वार्ता का उल्लेख इस मिलिन पन्हो पुस्तक में है। मिलिन पन्हो पुस्तक और दूसरी है विशाखादत्त की मुद्रा राक्षस। इन दोनों पुस्तकों में ये लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार करने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने एक विशाल सेना तैयार करके और नंद वंश के शासक घनानंद का अंत किया था। यानी घनानंद के एक सेनापति से, जिनका नाम था भद्रशाल, सेनापति भद्रशाल को पराजित करके और मौर्य साम्राज्य को प्राप्त किया था, पाटलिपुत्र पर अधिकार किया था। ऐसा ये मिलिन पन्हो ग्रंथ भी लिखते हैं और ऐसा ये विशाखादत्त की मुद्रा राक्षस भी लिखते हैं। उस समय ये मानते हैं कि एक अभिसार के शासक थे राजा पर्वतक, अभिसार के शासक राजा पर्वतक ने चंद्रगुप्त का सहयोग किया था, ऐसा ये 2 स्रोत उल्लेखित करते हैं। फिर हमारे सामने बात आती है कि आखिर में ये चंद्रगुप्त मौर्य जो नामकरण है चंद्रगुप्त, ये कौन सी रचनाओं में मिलता है? क्या कौटिल्य के अर्थशास्त्र में चंद्रगुप्त का नाम उल्लेखित है? बिल्कुल नहीं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कहीं पर भी चंद्रगुप्त का नाम उल्लेखित नहीं किया गया है। तो क्या तमिल ग्रंथों में इसका नाम उल्लेखित है? नहीं, तमिल ग्रंथों में भी इसका नाम उल्लेखित नहीं किया गया है। तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो नामकरण स्पष्ट सामने लाने का जो श्रेय है वो है सर विलियम जोन्स को। नाम है हिस्टोरियन सर विलियम जोन्स। सर विलियम जोन्स। सर विलियम जोन्स कैसे नाम लाए? जो मेगास्थनीज की इंडिका है और इस इंडिका का जो विवरण लिखा गया प्लूटार्क के द्वारा, जस्टिन के द्वारा, एरियन के द्वारा, निरियकस के द्वारा, ये जो यूनानी इतिहासकार थे इन्होंने जो इंडिका का विवरण लिखा उसमें चंद्रगुप्त के कई नाम दिए गए, जैसे सेंड्रो कोपस, एंड्रो कोटस और सेंड्रो कोटस। ये जो 3 नाम दिए गए हैं, इन 3 नामों का इन नामों का उल्लेख जस्टिन ने किया, निरियकस ने किया
प्लूटार्क ने किया। और ये जो 3 नाम है, इन्हीं 3 नामों को आधार बना करके 1793 में सर विलियम जोन्स ने इन नामों का समीकरण चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किया है। अर्थात ये जो नामकरण है ये चंद्रगुप्त मौर्य का है। और इस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य की मेगिस्निस की इंडिका का विवरण भी मिलता है। तो सर विलियम जोन्स ऐसे पहले व्यक्ति है जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य का नामकरण किया। तो चंद्रगुप्त मौर्य का परिचय में हम तीन बातें हमने देखी कि चंद्रगुप्त मौर्य की जानकारी कौन कौन से स्रोतों से, कौन कौन से साहित्य स्रोतों से मिलती है, और उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य कौटिल्य ने कहाँ से प्राप्त किया, और उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य का नामकरण कैसे आया, ये बातें सामने आती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य स्थापना और विस्तार की हम बात करते हैं। तो सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने एक अपनी विशाल सेना को तैयार किया, जनजातीय समूह से एक बड़ी सेना को तैयार किया, और सबसे पहले पाटलिपुत्र पर अधिकार करने से पहले, यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र पर अधिकार करने से पहले पंजाब के अंदर यहाँ पर यूनानी यूडेमस और फिलिप सेकेंड, इन्होंने आक्रमण करके एक बहुत बड़े भूभाग पर अधिकार कर लिया। जब यहाँ पाटलिपुत्र पर नंदवंश का राज्य था, यानी घनानंद का शासन था, तब ये हमारा भारत का जो क्षेत्र है वो विदेशी सत्ता के हाथ में जाने लग गया। और इसी समय जैसा कि जस्टिन लिखते हैं कि इनकी बहुत बड़ी सेना थी, 6 लाख की जो सेनाएं थी, इस तरह की बड़ी सेना के साथ और आक्रमण करता है चंद्रगुप्त मौर्य इस पंजाब के क्षेत्र में, और यूडेमस और फिलिप को पराजित करके इस क्षेत्र से बाहर कर देता है। और चंद्रगुप्त मौर्य पहली बार भारत के एक पश्चिमोत्तर बड़े क्षेत्र से विदेशी शासन का जो जुआ था, जुआ मतलब जुआ उसके ऊपर बैठा हुआ जो था, उसे उतार कर फेंक दिया। अर्थात गुलामी से इस क्षेत्र को पहली बार मुक्त किया। उसके बाद फिर उसने इस पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया। पाटलिपुत्र पर चंद्रगुप्त मौर्य के आक्रमण का उल्लेख मुद्रा राक्षस ग्रंथ करता है और मिलिंद करता है। मुद्रा राक्षस में ये लिखा है कि जिस समय पाटलिपुत्र पर चंद्रगुप्त ने आक्रमण किया था, उस समय नंदवंश के सेनापति भद्रशाल थे और अभिसार के शासक प्रवर्तक ने चंद्रगुप्त का सहयोग किया था, और नंदवंश के घनानंद का अंत करके 322 ईसा पूर्व में, ध्यान रहे 322 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना करने का श्रेय जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य को जाता है। कहाँ पर? कुसुमपुर पाटलिपुत्र में एक अपना शासन स्थापित करने का श्रेय जाता है। ये 322 ईसा पूर्व का जो समय है ये एक इंटरनेशनल समय को फॉलो करता है, और इंटरनेशनल जो समय है वो चाइनीज डोटेड प्रणाली पर आधारित है, और चाइनीज डोटेड प्रणाली के आधार पर हम 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के शासन का समय मानते हैं। अब चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना शासन स्थापित कर लिया। उसके बाद हमारे सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किस तरह से अपना साम्राज्य स्थापित किया, कितना उसका बड़ा साम्राज्य था। जैसा कि इतिहासकार सर विलियम जोन्स लिखते हैं, सर विलियम जोन्स ये लिखते हैं कि इनका जो साम्राज्य है पश्चिमोत्तर में हिंदू कुश पर्वतमाला, हिंदू कुश पर्वतमाला, जैसा कि हम बात कर चुके हैं हमारे भारत के अतीत के वैभव में कि ये हिंदू कुश पर्वतमाला किस तरह से भारत के पश्चिमोत्तर की ऐतिहासिक सीमा को निर्धारित करता है। हिंदू कुश पर्वत से लेकर के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में और पूर्वोत्तर के क्षेत्र में यहाँ पर बंगाल का क्षेत्र, म्यांमार की पर्वतमालाएं, बंगाल का क्षेत्र, सहगोरा एक स्थान है, सहगोरा गोरखपुर उत्तर प्रदेश में एक स्थान है, दिनाजपुर दिनाजपुर बंगाल में, बंगाल के अंदर महास्थान, सहगोरा, ये दो ऐसे यहाँ पर एक अभिलेख मिला, उससे हमें पता चलता है कि इधर यहाँ पूर्वोत्तर में सीमा का निर्धारण होता है,
यदि हम उत्तर की बात करें तो नेपाल के अंदर एक नगर मिला जिस नगर का नाम है ललितपट्टनम, और इस नगर की स्थापना की थी सम्राट अशोक ने। अब हम इतिहासकार ये कह सकते हैं कि चाइना के क्षेत्र तक यानी नेपाल में चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की सीमा थी, तभी तो जाकर के अशोक ने वहां पर ललितपट्टनम नगर और इधर श्रीनगर की स्थापना भी अशोक ने की थी, और ललितपट्टनम नेपाल के अंदर ललितपट्टनम नगर है उसकी स्थापना भी सम्राट अशोक ने की थी। तो हम इन दोनों साक्ष्यों से अनुमान लगा सकते हैं कि इनके उत्तरी क्षेत्र में भी एक विशाल राज्य की सीमा थी। फिर बात करते हैं कि दक्षिण में चंद्रगुप्त मौर्य की सीमा कहाँ थी, तो तमिल ग्रंथ ये उल्लेखित करते हैं कि दक्षिण में यहाँ कर्नाटक के अंदर, कर्नाटक में श्रवण बेलगोला की जो पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पर एक पर्वत है जिसका नाम है चंद्रगिरी पर्वत, और इस चंद्रगिरी पर्वत पर बैठ कर के यहाँ पर तपस्या की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म स्वीकार कर लिया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, और दिगंबर शाखा के माध्यम से यहाँ पर भद्रबाहु के सहयोग से सलेखना पद्धति से 298 ईसा पूर्व में अपना शरीर त्यागा था, ऐसा उल्लेखित मिलता है। तो यहाँ दक्षिण भारत में इससे भी आगे एक वेनपल्ली या वेपल्ली नामक का एक स्थान है, वो इसके साम्राज्य में उल्लेख ऐसा अतियनार तमिल ग्रंथ और ये मोरनान और तमिल ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है। इसका मतलब ये हुआ कि दक्षिण में दोनों समुद्र, दोनों सागर यानी बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, दोनों सागरों को छूता हुआ यानी भारत का जो क्षेत्र है वो भी इसके साम्राज्य का हिस्सा रहा। अब हम बात करते हैं कि कहाँ कहाँ हमें किस तरह से साक्ष्य मिले, जिसे हमें पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का एक विशाल साम्राज्य था। स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, यहाँ हमारे से सवाल जो पूछे जाते हैं वो चंद्रगुप्त मौर्य का परिचय पूछ सकते हैं या चंद्रगुप्त मौर्य के साक्ष्य से संबंधित सवाल पूछे जा सकते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि जैसा कि सर विलियम जोन्स लिखते हैं, क्या लिखते हैं सर विलियम जोन्स ये लिखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने हमारे भारत देश में एक, जिसे हम अखंड भारत कहते हैं, जिसे हम अखंड भारत की कल्पना करते हैं, जिसे हम विश्व गुरु की कल्पना करते हैं, ऐसे भारत का निर्माण एक संगठित भौगोलिक इकाई के रूप में स्थापित करने का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य को जाता है। और चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत की ऐसी वैज्ञानिक सीमा निर्धारित कर दी। वैज्ञानिक सीमा का मतलब है कि वह क्षेत्र जहां या तो भौगोलिक दृष्टि से एक भूभाग दूसरे से अलग होता है, ऐसी वैज्ञानिक सीमा का निर्धारण कर दिया गया। और वैज्ञानिक सीमा का जो निर्धारण किया गया, उस वैज्ञानिक सीमा को प्राप्त करने के लिए हमेशा के लिए अंग्रेज मुगल आहें भरते रहे और अंग्रेज तड़पते रहे, लेकिन वो जो वैज्ञानिक सीमा है वो कभी भी प्राप्त नहीं कर पाए। इसका मतलब ये हुआ कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना का श्रेय प्राचीन भारत के इतिहास में क्या है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सबसे पहला श्रेय यह है कि पहली बार एक सुसंगठित, प्राचीन भारत में पहली बार एक सुसंगठित राष्ट्रीय इकाई का निर्माण जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया, पहली बात। दूसरी बात, पहली बार अंतरराष्ट्रीय संबंध स्थापित किया गया, पहली बार अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक क्षेत्र का निर्माण किया गया। यह भी श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य को जाता है, यानी मौर्य साम्राज्य को जाता है। कुल मिलाकर एक भारत का जो निर्माण है वो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया। अब हम देखते हैं पहला साक्ष्य। पहला साक्ष्य यही है, शासक बनने से पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने पंजाब के क्षेत्र में यूडेमस और फिलिप को पराजित कर दिया, लेकिन बाद में फिलिप का उत्तराधिकारी सिकंदर शासक बना, भारत के क्षेत्र में प्रवेश किया, झेलम नदी तक पहुंचा,
फिर वहां से वापस चला गया। आगे हम पढ़ेंगे विस्तृत रूप में। सिकंदर की बेबीलोनिया के क्षेत्र में 323 ईसा पूर्व में मृत्यु हो जाती है। सिकंदर की मृत्यु हो जाने के बाद सिकंदर के सेनापतियों के मध्य अपने साम्राज्य का विभाजन किया गया और ऐसा ही विभाजन इस पश्चिमोत्तर क्षेत्र का जो साम्राज्य है वो उसके एक सेनापति को दिया गया, सेल्यूकस को दिया गया। और सेल्यूकस ने अपने इस पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में यहाँ अधिकार करने के लिए सेल्यूकस ने आक्रमण किया और 305 ईसा पूर्व में आक्रमण किया। सेल्यूकस ने 305 ईसा पूर्व में पश्चिमोत्तर क्षेत्र, जिसे पेशावर का क्षेत्र या सिंधु नदी का क्षेत्र कहते हैं, यहाँ पर आक्रमण किया और इस आक्रमण में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पराजित कर दिया। पराजित करने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के मध्य एक संधि हुई। ध्यान रहे, इस संधि का उल्लेख यूनानी इतिहासकार एपियानस करते हैं। एपियानस यूनानी इतिहासकार है, एपियानस इस संधि का उल्लेख करते हैं। संधि में क्या हुआ? 5 पश्चिमोत्तर के क्षेत्र काबुल, कंधार, मकरान, 4 क्षेत्र मकरान और हेरात का प्रदेश, काबुल, कंधार, मकरान, हेरात का क्षेत्र, यानी हिंदूकुश पर्वतमाला जो है उसके पूर्वी क्षेत्र में जो भौगोलिक इकाइयां थी वो भौगोलिक इकाइयां किसको प्राप्त हो गई? चंद्रगुप्त मौर्य को प्राप्त हो गई। और चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 500 हाथी दान में दिए। और सेल्यूकस का जो दरबारी विद्वान था, कौन? मेगिस्तीनिस। मेगिस्तीनिस को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया और जिन्होंने भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्रोत छोड़ा, यानी इंडिका का विवरण लिखा। इसके अलावा सेल्यूकस ने अपनी पुत्री कॉर्नेलिया हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किया गया। तो इस तरह से पहला अंतर्राष्ट्रीय वैवाहिक संबंध स्थापित हुआ, पहला अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक संबंध स्थापित हुआ। पश्चिमोत्तर क्षेत्र में भारत की वैज्ञानिक सीमा का निर्धारण हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य की योग्यता का पता चला। ये सारा विवरण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में मिलता है। फिर हम देखते हैं गुजरात के क्षेत्र में, जिसे हम सौराष्ट्र का प्रदेश कहते हैं। इस सौराष्ट्र के प्रदेश में भी चंद्रगुप्त मौर्य का राज्य था। कैसे पता चलता है? सौराष्ट्र के क्षेत्र में जब अकाल पड़ता है तो यहाँ जल प्रबंधन के लिए एक झील का निर्माण, यहाँ पर एक राज्यपाल है चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपाल, राज्यपाल का नाम है पुष्यगुप्त के नाम से जाना जाता है। पुष्यगुप्त वैश्य कहते हैं, वैश्य मतलब व्यापारी। ये था यहाँ का एक राज्यपाल, सौराष्ट्र प्रदेश का राज्यपाल था। और सौराष्ट्र प्रदेश के राज्यपाल ने यहाँ पर 2 पर्वतमाला है, रेवतक पर्वतमाला और उर्जंती पर्वतमाला। पर्वतमालाओं के नाम हैं रेवतक पर्वतमाला और दूसरी उर्जंती पर्वतमाला। इन 2 पर्वतमालाओं के से बहने वाली नदियां, एक पलासिनी नदी और दूसरी है सुवर्णसिक्ता नदी। इन दोनों नदियों के जल को इकट्ठा करके यहाँ पर एक झील का निर्माण करवाया, जिस झील का नाम है सुदर्शन झील। परीक्षा की दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट टॉपिक है सुदर्शन झील। और इसी सुदर्शन झील के तट पर रुद्रदामन शक शासक, रुद्रदामन अगले यूनिट में हम पढ़ेंगे, शक शासक रुद्रदामन ने यहाँ पर एक क्योंकि झील की मरम्मत करवाई, तब यहाँ पर एक जूनागढ़ का अभिलेख लिखवाया था। और इस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य का पहला अभिलेखीय उल्लेख भी मिलता है। तो सौराष्ट्र के प्रदेश में चंद्रगुप्त मौर्य की जानकारी यहाँ सुदर्शन झील के निर्माण पुष्यगुप्त वैश्य के द्वारा, सौराष्ट्र के राज्यपाल के द्वारा, और सुदर्शन झील पर जो जूनागढ़ का अभिलेख है वो साक्ष्य देता है।
पूर्वोत्तर के क्षेत्र में हम देखते हैं तो उत्तर प्रदेश गोरखपुर में एक अभिलेख मिला सहगोरा नामक स्थान पर। दूसरा अभिलेख मिला बंगाल के दिनाजपुर नामक स्थान पर, जिसका नाम है महास्थान का अभिलेख। इन दोनों अभिलेखों में उल्लेखित है कि अकाल के समय चंद्रगुप्त मौर्य ने अन्नदान किया था, अर्थात यहाँ इन क्षेत्रों तक चंद्रगुप्त मौर्य की वैज्ञानिक सीमा यानी साम्राज्य की सीमा थी। फिर हम दक्षिण भारत की बात करते हैं। ऐसा मानते हैं कि पाटलिपुत्र में लगातार अकाल पड़ा और लगातार अकाल पड़ने के कारण भद्रबाहु से प्रभावित होकर के चंद्रगुप्त मौर्य भद्रबाहु के साथ दक्षिण भारत में चले गए। श्रवण बेलगोला चंद्रगिरी पहाड़ी पर कर्नाटक के क्षेत्र में, और वहां पर रह कर के ऐसा कहते हैं कि 12 वर्ष तक या कठोर तपस्या की। उसके बाद यहाँ पर रहते हुए इन्होंने एक पद्धति है संतारा पद्धति, जैन परंपरा में संतारा पद्धति कहते हैं, जिसे सलेखना पद्धति कहते हैं। इसमें सबसे पहले अन्न को छोड़ा जाता है, फिर धीरे धीरे जल को छोड़ा जाता है और अंत में प्राण त्याग दिए जाते हैं। तो इस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य ने सलेखना पद्धति से अपने शरीर का त्याग किया, अर्थात यहाँ दक्षिण भारत में भी चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य था। इस प्रकार कुल मिलाकर हम देखते हैं कि संपूर्ण भारत में एक अखंड भारत की भौगोलिक इकाई, जिसे हम अखंड भारत या विश्व गुरु के नाम से जानते हैं, उसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। और यह अखंड भारत की इकाई लंबे समय तक यानी हर्षवर्धन तक, जब हर्षवर्धन का साम्राज्य एक सामंती साम्राज्य में विभाजित हो जाता है, तब तक एक विशाल अखंड भारत के रूप में यह भारत की एक भौगोलिक इकाई विश्व की शक्ति के रूप में स्थापित हुई। और प्राचीन भारत के इतिहास में अनेक व्यापारिक संबंध स्थापित किए और भारत में अथाह धन संपत्ति स्वर्ण का आगमन हुआ, कला साहित्य और स्थापत्य का विकास हुआ। तो इस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य ने शुरुआत कर दी एक विशाल अखंड भारत की निर्माण और प्राचीन भारत के एक स्थापित और एक स्थायी इतिहास की शुरुआत करने का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है। जैसा कि इतिहासकार सर विलियम जोन्स लिखते हैं कि उस भारत की वैज्ञानिक सीमा को प्राप्त करने के लिए हमेशा मुगल और अंग्रेज परेशान रहे, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य की उस सीमा को कभी भी प्राप्त नहीं कर पाए। धन्यवाद। इस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य का ये विवरण संपूर्ण हुआ।